आम चुनाव का ये दौर है और जब आम चुनाव का दौर है तो केवल पार्टियों पर बात करना ये भी एक बात है, लेकिन केवल पार्टियों पर बात करने से बात नहीं बनेगी, बल्कि चुनाव आयोग पर भी बात करनी होगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। फैसले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हमने चुनाव आयोग पर भरोसा करना चाहिए। बहुत सही बात है कि नागरिकों ने चुनाव आयोग पर भरोसा करना ही चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बात यहां आकर अटक जाती है कि जो आयोग 24 घंटे के भीतर वोटिंग परसेंटेज को बताना चाहिए, उसको बताने में अगर 11 दिन लगा देता है तो फिर इस पर भी बातचीत होनी चाहिए। आज के लाइव डिस्कशन में यही बात करेंगे। स्वागत है आपका आज के इस लाइव डिस्कशन में। और आज इस लाइव डिस्कशन में हमारे साथ है एडवोकेट प्रफुल्ल भालेराव। प्रफुल्ल जी, कार्यक्रम में स्वागत आपका। शुक्रिया सर। एक देखिएगा कि चुनाव आयोग पारदर्शिता की बात करता है। निश्चित रूप से चुनाव आयोग ने पारदर्शिता की बात करनी ही चाहिए, लेकिन पारदर्शिता की बात करते करते जो बात हमारे ध्यान में आई कि 2 चरणों के चुनाव संपन्न हुए। वैसे तो चुनाव परसेंटेज का डाटा जो है वो चुनाव आयोग ने 24 घंटे के भीतर दे ही देना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 11 दिन लग गए और एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना इसमें घटित हुई कि चुनाव आयोग ने पहले तो कहा कि भाई 60.96% वोट पड़े हैं दूसरे चरण में, लेकिन जब 30 अप्रैल को यह बात उन्होंने कही तो डाटा बताया 66.71%, यानी लगभग 5.6% वोट ज्यादा पड़े। अब ये डाटा बढ़ा कैसे, ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है कि इस तरह के जब स्टेटमेंट एक जिम्मेदार संस्था के द्वारा आते हैं तो नागरिकों ने इसे किस तरह समझना चाहिए और विश्वास कैसे करना चाहिए? सर, आपने विश्वास की बात की। अभी आपने जो आंकड़े बताए, ये देश भर के परसेंटेज के आंकड़े जो उनके वेबसाइट पे 11 दिनों के बाद पहले चरण के वक्त, और जो दूसरा चरण हुआ उसमें 4 दिनों का वक्त लग गया। लेकिन मैं कुछ जो हमारे पूर्व चुनाव आयुक्त हुए उनके मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उनके बयान में देख रहा था। एक जिम्मेदारी वाले बयान है कि वो टेक्निकल चीज़ें समझा रहे थे कि इतना वक्त नहीं लगता है। जैसे आपने 24 घंटे की जिक्र किया, दूसरे दिन ही उन्होंने वेबसाइट पे अपना डाटा रिलीज करना चाहिए। लेकिन जो आपने अभी बढ़ने का डाटा बोले, पर इससे भी अचंभे की एक बात ये आती है, काफ़ी यानी अचंभा हो जाता है इससे जो हमारे नागरिक है कि जिस विश्वास की बात कर रहे हैं आप, जो मतदान अपने मत पत्रों के विश्वास के ऊपर चुनाव आयोग की जवाबदारी है कि देश में एक निष्पक्ष प्रणाली का चुनाव हो, क्योंकि हमारे चुनाव को पूरा एशिया क्या पूरा वर्ल्ड देखता है, पूरी दुनिया हमारे चुनाव को देखता है। एक अचंभे की बात, सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हम उसका गर्व भी है हमें। तो सबसे अचंभे की बात यह आती है कि बढ़ने की तो जिक्र आपने किया, पर तमिलनाडु में सर जो चुनाव आयोग ने कहा अपने वेबसाइट पे कि 72.3% ये उन्होंने आंकड़ा जाहिर किया, लेकिन कुछ ही देर में वो आंकड़ा गिर गया। यानी बढ़ने का तो एक चलो ठीक है, जो आरोप लगते चले गए, ईवीएम का एक आरोप लगा। अभी हमने एक बहुत बड़ा एक जो पिटिशनर थे एडीआर के तरफ से, वो भी देश ने वो भी न्यूज़ देखा, कोर्ट का एंगल भी देखा, उसमें काफ़ी रिसर्च हो रहा है पूरा दुनिया में, वो दुनिया के पत्रों में भी आया। लेकिन जो मैं 72.3 की बात कर रहा हूँ, अचानक वो घटकर 69.4 यानी 69.4 हो गया, वो परसेंटेज हो गया। तो इस तरीके से जब विश्वास की बात आप आते हैं तो हमारा जो नागरिक है देश का, ईडी जैसे संस्था है, वो अपनी विश्वसनीयता खोती जा रही है। यहाँ तक सीबीआई इसका उपयोग होने लगा है। कांग्रेस के वक्त इसको अलग अलग स्टेटमेंट मिलते चले गए, अभी बीजेपी के वक्त और ज़्यादा एलिगेशन लगते चले गए। काफ़ी राज्यपालों के ऊपर भी एलिगेशंस लगे हैं। गवर्नर का रोल भी चेक करने लायक है, ये भी एक स्टेटमेंट हम देखते हैं, बड़े बड़े अखबारों में रिपोर्टिंग होती है। तो ये जो सरकारी संस्थाएं होती है, सरकारी मिशनरी होती है, मुझे ऐसा लगता है एक स्वस्थ लोकतंत्र में अगर से जिस तरीके से आपने अपने सवाल में मत प्रतिशत बढ़ने की बात की, मैंने तमिलनाडु का एग्जाम्पल दिया, तो उसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि जो पूर्व कमिश्नर्स है चुनाव आयोग के, और उन्होंने तो वो स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में
ये जो यानी स्ट्रक्चर बना है हमारे भारत के चुनावी व्यवस्था का, ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को और उन पार्टियों को जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको जानने का अधिकार होता है कि उनके बूथ पर कितना परसेंटेज वोट हुआ है। जैसा ये अगर से इसको विस्तृत किया जाए, मेरी बात को मैं अगर से थोड़ा विस्तृत करता हूं तो एक पार्लियामेंट में यानी एक लोकसभा में तकरीबन 1800 बूथ होते हैं, यानी 1800 बूथ होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 1800 पोलिंग एजेंट भी होते हैं। जो हमारा पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में जो हम पूरा हमारा भारत का चुनावी व्यवस्था हम कंडक्ट कराते हैं, तो इसमें एक रोचक तथ्य है जो एडीआर ने के पिटिशनर ने भी, अगर से आप कोर्ट का आर्ग्यूमेंट पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से भूषण साहब ने उसको रखा है कि जो 17C है वो पोलिंग एजेंट्स के द्वारा भरा हुआ एक फॉर्म मिलता है इलेक्शन कमीशंस के तरफ से, और वो उसी दिन जब चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है उसी दिन शाम को वो चुनाव का जो अधिकारी है उसको वो देना पड़ता है ताकि वो चुनाव आयोग को फॉरवर्ड कर सके और चुनाव आयोग अपना डेटा उस यानी जिस वक्त वोटिंग पूरी हुई उसी वक्त उनके पास डाटा होता, उनकी जवाबदेही होती है। यानी देखिए, आप अगर से किसी ऑपरेशन थिएटर का एग्जांपल देता हूं, अगर से पेशेंट अपनी जिंदगी से जूझ रहा है तो डॉक्टर उसको ऑपरेशन करके उसको क्योर करने की कोशिश करता है, तो उसी प्रक्रिया के साइमल्टेनियसली भारत का मतदाता आपको अपना मतदान करता है, अपना मत का अधिकार वो ये करता है, तो उसको तुरंत शाम को उसी इमरजेंसी के तहत उसको आंकड़े देखने की भी क्यूरियोसिटी होती है कि मेरे लोकसभा में, मेरे ज्यूरिडिक्शन में, मेरे स्टेट में, मेरे शहर में कितना परसेंटेज वोट हुआ है। तो जिस तरीके से फॉर्म 17C की मैं जिक्र कर रहा था, तो उसमें जो 4-5 कॉलम होते हैं उस फॉर्म के, तो सबसे पहला मेजर कॉलम ये होता है कि पोलिंग स्टेशन का नाम क्या है, वो यानी बूथ का जो स्टेशन है उसका नाम क्या है, उसमें आइडेंटिफिकेशन नंबर का वो फॉर्म में एक कॉलम होता है। उसके बाद में कौन सा प्रिंटर लगा है, अभी नई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है वो भी जुड़ गई उस कॉलम में। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट उसमें ये होता है कि कितना मतदान हुआ और कुल उस वोटिंग बूथ का कितना मतदान है, और उससे परसेंटेज निकलता है उसके टेक्निकल स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद कि इतना हमारे उस क्षेत्र के मतदाताओं ने मतदान किया और उसको माइनस करके या जो भी मैथमेटिकल कुल मिलाकर बात यह है कि भाई उसी वक्त पूरा डाटा अवेलेबल होता है। लेकिन जो 1800 बूथ की मैं जिक्र कर रहा हूं, तो अगर से इतना इजी प्रोसेस है और ये सारी चीजें होती है, तो जो उसी फॉर्म के 2 काम भी होते हैं। जैसा फॉर्म 20 की अगर से आप बात करते हैं तो रिजल्ट के दिन वो काम आता है, तो रिजल्ट जितने स्पीड से आ जाता है, पर ये जो 11 दिन लग रहे हैं और ये जो 4 दिन लग रहे हैं, तो फिर से चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता खोते जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि काफी ऐसी भी न्यूज है, अगर से आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जाएंगे और आप लोकल पत्रिकाओं को पढ़ेंगे, लोकल पत्रिकाओं का एक लोकल दायरा होता है, वो लोकल एक यानी नजर के तहत अपनी न्यूज छापता है। तो देश भर में ऐसी भी न्यूज आई कि जो पोलिंग एजेंट थे उनके तरफ से 17C मिस हो गया और वो चुनाव अधिकारी ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम वो डाटा मैच नहीं कर पा रहे हमारा, क्योंकि वो फॉर्म मिस हो गया। मुझे ऐसा लगता है ये एक जवाबदेही का काम है और उसकी क्लोनिंग होना चाहिए, उसकी जेरोक्स होना चाहिए। तो ये सब जो दलीलें चुनाव आयोग दे रहा है या टेक्निकली की जो बात कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है जो संदेह के घेरे में भारत का जो इलेक्शन का पूरा सिस्टम आ गया है पूरी दुनिया की नजरों में, इसको चुनाव आयोग ने जवाबदेही के साथ निभाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये जो सारी परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां अगर ऐसी ही बनी है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का फैसला दिया है और जिस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई चुनाव आयोग पर हमें विश्वास करना चाहिए, हर नागरिक को लगता है कि भाई विश्वास करना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति में ये विश्वास बढ़ेगा कैसे? मैं भी भारत का नागरिक होने के नाते मुझे भी विश्वास करना चाहिए मेरी व्यवस्था पर, लेकिन अगर से मैं एक संवेदनशील नागरिक हूं तो भारत के नागरिकों का कर्तव्य भी बनता है कि वो रिसर्च के तरफ अपना नजरिया रखे, जो जहां पर झूठ है उसका वो पर्दाफाश करे। ये तो सीधे सीधे आंकड़े में तमिलनाडु की बात कर रहा हूं मैं, ये चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहा हूं क्योंकि उनके वेबसाइट में मेरे पास प्रूफ है। मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों भारत के नागरिक उस चीज को एलिगेशन लगा रहे हैं, लेकिन हमारा माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है वही कह रहा है कि हमारी मतदाता की यंत्रणा पे हमारे चुनाव आयोग को आप इस तरीके से शक की नजर में नहीं रख सकते। पर एक तरीके से हम रिस्पेक्ट करते हैं चुनाव आयोग का, लेकिन जो पूर्व चुनाव आयुक्त है वो ये बोल रहे हैं कि ये 11 दिन लगना एक बहुत बड़ा संदेह के घेरे में आता है। मैं आपको नाम गिना दूंगा कि किन के स्टेटमेंट्स आए। ये पूरी वो उस वक्त जब वो इलेक्शन संभाल रहे थे पूरे के पूरे भारत के, उस वक्त उनके ऊपर यानी
ट्रस्ट करता है ना भारत का नागरिक। जी जी तो अगर से वो एक पूर्व चुनाव आयुक्त ही ये बोल रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, विपक्ष बोल रहा है डिले हो रहा है, अभी कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े जो दिग्गज है भारत के पूरे चीजों पे वो ध्यान रखते हैं, पूरी दुनिया उनको सुनती है, वो पूरा का पूरा डेटा बता रहे हैं, चुनाव आयोग पे आरोप लग रहा है, तो भारत का नागरिक शक करता है। और कोर्ट की यानी रिस्पेक्ट के साथ कोर्ट के उस फैसले को भी फिर से यानी कोर्ट को भी इसकी पहल करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को भी इसकी पहल करना चाहिए कि जो डेटा इतना डाटा देने के लिए रिलीज हो रहा है इसमें थोड़ा ज्यादा वक्त लग रहा है। लेकिन और एक बहुत ज्यादा पेचीदगी भरी वाली बात है, मैं 2019 की बात करता हूँ, बहुत जरूरी बात है। जो एडीआर की पिटीशन है वो पिछला हमारा 2019 का इलेक्शन भी 8 चरणों में हुआ सर, उसमें से 4 चरणों का जो डाटा था वो चुनाव आयोग की वेबसाइट पे उन्होंने रिलीज किया, लेकिन आप जैसे मेरे जैसे जो रिसर्चर है उन डाटा को उन्होंने डाउनलोड किया। जिस आधार की बात कपिल सिब्बल कर रहे हैं, जिस आधार की बात तमिलनाडु के बड़े बड़े दिग्गज लोग कर रहे हैं, पूरे देश से चुनाव आयोग के हर चीज के ऊपर इतनी बारीकी से नजर अच्छी हो रही है, ये अच्छी पहल है, हमारे स्वस्थ लोकतंत्र की एक पहचान है। लेकिन एक शक के घेरे में ये भी आता है कि जब बड़े बड़े रिसर्चर्स लोगों ने वो डाउनलोड किया डाटा, तो चुनाव आयोग ने तुरंत ही अपने साइट से वेबसाइट से वो डाटा डिलीट कर दिया। जिस डाटा का टाइटल उन्होंने दिया था 2019 फाइनल रिजल्ट डाटा, ये टाइटल के तहत उन्होंने दिया था, वो डाटा उन्होंने अपने वेबसाइट से बिना किसी वजह से उन्होंने उसको रिमूव किया, पर लोगों के पास वो आ गया। एडीआर संस्था ने उसको उठाई, उन्होंने टोटल बूथ का डाटा, कितने वोट पड़े हैं वो डाटा, और रिजल्ट में आया कितना डाटा, इन सब चीजों का एक रिसर्च करके 2000 लोगों की टीम बना के अच्छा पिटीशन फाइल करके उन्होंने ये किया। पर मुझे एक दूसरा भी इसमें पहल नजर आती है कि जिस तरीके से वो आर्ग्यूमेंट आप पढ़ते हैं, अभी अभी जो हमारे कोर्ट में फैसला आया है कि जिस तरीके से आर्ग्यूमेंट हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर से पर्ची के मिलान की, मेरी पर्सनल राय है, पर्ची के मिलान की अगर से सिर्फ मांग होती तो शायद इसका रिजल्ट भी आ जाता। बहुत सारी मांग होने की वजह से कहीं ना कहीं, और कुछ जो इस पिटीशन को डिफेंड कर रहे थे और आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, उसमें भी कहीं ना कहीं लूप होल्स है। शायद वो अगली जो पिटीशन होगी उन लूप होल्स को हटा के एक और अच्छा, एक स्ट्रांग और एक जवाबदेही के साथ सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ेगा। अगर से मतदाता शक के घेरे में है, पूरी दुनिया भारत के चुनाव को लेकर शक के घेरे में है, तो हमारे निष्पक्षता को हमको बचाए रखने के लिए जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट को पहल करना पड़ेगा। एक और बात इससे जुड़ती है, और वो ये है कि ये जो इतना लंबी चुनाव प्रक्रिया चल रही है, इस पूरी लंबी चुनाव प्रक्रिया में अगर इसी तरह से काम ये चलता रहा तो नागरिकों के मन में क्या और भी संदेह बढ़ता नहीं चला जाएगा? संदेह की प्रक्रिया तो सर एकदम ज़्यादा गर्मजोशी से काफ़ी परसेंटेज में है। अगर से आप एक सर्वे कर लीजिए, जो लोकल सर्वे आते हैं, और जिस तरीके से परसेंटेज भी कम हुआ पहले चरण का, और अभी ऊपर से दूसरा एलिगेशंस लग रहा है कि सर जो टोटल आंकड़े रिलीज हो रहे कि इतने परसेंटेज के हो रहे, इसमें भी एक सस्पेक्ट आ रहा है अभी कि एक्चुअल कितना मतदान हुआ, जाली मतदान हुआ क्या, या फिर यहाँ पे पूरी नहीं, अब तो ये मुद्दा भी चुनाव का मुद्दा बन रहा है। मुद्दा चुनाव का मुद्दा बन गया है। पर अभी एक गंभीर परिस्थिति में हमारा देश इस तरीके से हम चल रहे हैं, हम उस प्रोसेस की ओर है कि एक तानाशाही जो होती है, चाहे चुनाव आयोग के अधिकारी कितने भी ईमानदार हो, देश के प्रति वो देशभक्त हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक तानाशाही के ब्लैकमेलिंग का वो शिकार हो रहे हैं। ऐसी न्यूज़ आ रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बड़े बड़े देश के बड़े बड़े विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि जब एक एंगल पर मोदी जी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, अमित शाह जी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, पर विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई होती है, तो ये जो निष्पक्षता की बात होती है, जो जजमेंट सेंस की बात होती है, जो एक तरीके से न्याय की बात होती है कि आप एक लोकतंत्र में सभी को वोट्स बराबर का हिस्सा है, आप किसी को भी, यानी जैसा कोर्ट का जो फैसला आया है कि पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, वो ही अपने ईवीएम की जांच की जाए। लेकिन कंप्यूटर साइंस का विद्यार्थी इसको ज़्यादा अच्छे से समझेगा कि बर्न मेमोरी को कैसा रिकवर किया जाए, उसके मदरबोर्ड को किस तरीके से तोड़ा जाए। इसीलिए जिन कंपनियों से ईवीएम मशीनें आती है वहीं के इंजीनियर आएंगे, उसको करेंगे। तो ये भी मुझे लगता है एक त्रुटिपूर्ण फैसला है, इसके ऊपर और सोचना चाहिए। जिन नागरिकों की आप बात कर रहे हैं, तो हमारे लोकतंत्र में जो हमारे स्तंभ है, चारों स्तंभ है, इनकी जवाबदेही बनती है। जो शक के घेरे में भारत के नागरिक इस चुनावी प्रक्रिया को लेके जा रहे हैं, क्योंकि भारत में तो चुनाव रहेगा और लोकतंत्र हमेशा आबाद ही रहेगा, सरकारें आती जाती रहेगी, 5 साल के लिए सरकारें बनती है, पर हमारा जो सिस्टम है ये तो हमारा अजरा अमर रहेगा। आप रहें, मैं रहूँ,
या नहीं रही, हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसको गर्व से बोलेगी कि हम लोकतंत्र का हिस्सा रहे हैं और हमने तानाशाही के आगे हमें हमेशा अपने घुटने मजबूत ही रखे हैं, हम झुके नहीं हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग वाला हम पार्ट से चल रहे हैं। इन सारे चैलेंजेस को मुझे लगता है कि सिविल सोसाइटी या फिर जो डेमोक्रेसी को बिलीव करने वाले और जो नैतिक मूल्य के साथ अपने नेता पॉलिटिशियंस या फिर बोलिए जो देश को समर्पित लोग हैं, वो आगे पहल करेंगे और वो जवाबदेही के साथ इस शक को बाहर निकाल के भारत को और उज्जवल भविष्य की तरफ लेके जाएंगे। एक और मुद्दा है जो इन चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और वो मुद्दा खान पान से रिलेटेड हो जाता है। एक मुद्दा अभी महाराष्ट्र में चल रहा है, जो महाराष्ट्र के कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वे और जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है वे एक दूसरे पर इस तरह से वार पलटवार शब्दों का चल रहा है। इसमें मटन का मुद्दा आ गया। अब इस मुद्दे को आप कैसा देख रहे हैं, क्योंकि आप भी चुनाव में ग्राउंड रिपोर्टिंग पर चले जाते हैं, तो इस मुद्दे को आप कैसा देखते हैं, क्योंकि लोग इस मुद्दे को भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस पर भी आज दिन भर ये मुद्दा खबरों में रहा है। सर, हम भारत का अगर से कल्चर को थोड़ा सा गहराई से अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर कोस कोस पर बोली बदलती है, 2 कोस पर वेशभूषा बदल जाती है, 4-5 कोस पर आप जाएंगे आगे तो यहाँ का यानी जो खान पान है वो चेंजेस होता है। यानी हम लोग इतनी बड़ी संस्कृति का एक क्लस्टर है जो अलग अलग मान्यताओं के साथ, अलग अलग मतों के साथ, अलग अलग आइडियोलॉजी के साथ हम अपने भारत को, अपने देश को हम एक समा बांधे हुए गुलदस्ते के जैसे हम लोग हैं। लेकिन जब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जो 2-2 टर्म पूरी कर चुके हैं, वो उन्होंने सबसे पहले मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद पहली बार उन मुद्दों को लिया है हाथ में जो एकदम यानी उनकी मानसिकता उससे उजागर होती है वैश्विक तरीके से। जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, या इसके पहले उन्होंने हाउस के अंदर भी जिस तरीके से उन्होंने बातें की, तो एक जो देश को चलाने वाले जो लोग होते हैं वो एक बैलेंस बात करना चाहिए, मुझे एक लगता है कि क्योंकि उनकी बातें ऑन रिकॉर्ड हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि भविष्य में वो ही अपने बात में फंस जाते हैं। अभी हमारे देश में खाना क्या है और क्या नहीं खाना है ये तो हमारा संविधान उनको हक देता है। लेकिन जैसा आप नाना पटोले जी की बात कर रहे हैं, तो इसके पहले मोदी जी ने भी मछली, अंडा, सावन महीना, मुगल ये सब लाया था। लेकिन अभी जो 2 करोड़ वोटर जो शरीक हुए हैं हमारे लोकतंत्र के जश्न में, वो ये जान चुके हैं कि ये जो तहजीब है, ये जो हमारी परंपराएं है, ये जो हमारा कल्चर है, ये औने पौने लोगों के आने से, जिस तरीके से नाना पटोले जी भी बोल रहे हैं उस बात को भी मैं कंडेम करता हूँ। क्योंकि वो ये बोल रहे हैं कि फडणवीस को वो ये बोल रहे हैं कि ब्राह्मण लोग अगर से मांसाहार करते हैं तो ब्राह्मण नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है कि खाना पीना और जात, क्योंकि हमारा भारत का जो संविधान है वो आपको नागरिक करके संबोधित करता है, वो आपको एक साइंटिफिक टेम्पर के साथ ये पलटवार उनका फडणवीस जी के बयान पर था। ये फडणवीस जी के बयान पे था, पर फडणवीस जी ने जो बोला कि मेरे साथ इसके पहले जिन्होंने भी कुठाराघात किया, तो वो एक श्राप के लैंग्वेज में बोला उन्होंने। पर वो उनको जन्मसिद्ध अधिकार है, ब्राह्मणों का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। अगर से पर ये उनके ब्राह्मणत्व पे ऊपर ही चैलेंज कर रहे हैं। अगर से मुझे बताइए, अगर से वो ब्राह्मण नहीं है तो क्या नाना पटोले जी ब्राह्मण है? ऐसा अगर से फडणवीस ने सवाल पूछा तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्राह्मण लोग, जैसा मैं इसीलिए उनका ब्राह्मणों का मुझे इस तरीके से यानी लगता है ये हर्ट होने वाली बात है, क्योंकि लेकिन क्या चुनाव में इस तरह की देश के जो उनके कल्चर में मांस और गोश्त और ये तो सर चीजें नहीं है। लेकिन हम थोड़ा सा अगर से हमारे खान पीन के कल्चर की बात की जाए तो पंजाब से जो मुर्गा मसल्लम है या फिर तंदूरी, ये पूरी दुनिया में फेमस हुआ है। हमारे तुर्किस्तान की जो डिश है वहां से ज्यादा अच्छी भारत की नॉनवेज की डिश यानी हमारे अर्थ प्रणाली को संभालती है। जिस तरीके से इलेक्ट्रल बॉन्ड में गोमांस की कंपनियों को भी फंड मिला है और एक तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे पे गोमांस पे सेंसिटिव बयानबाजी भी होती है। मुझे ऐसा लगता है नाना पटोले जी मोदी जी के पीछ पे खेल रहे हैं। अगर से उनका श्राप सच में हो गया सच में, तो उस श्राप के लिए सबसे पहले नाना पटोले जी, सबसे पहले वो श्राप उनको लगेगा। क्योंकि मुझे लगता है श्राप अगर से ब्राह्मण फडणवीस जी दे रहे हैं श्राप, और अगर से वो नॉनवेज खाते हैं तो ऐसे सैकड़ों ब्राह्मण हैं, लाखों ब्राह्मण हैं जो मांस का यानी वो भोजन उनका वो डिश का हिस्सा होता है। क्योंकि मैं जिस बात कर रहा हूँ, मिथिला ब्राह्मण हो या फिर जो भूमियार ब्राह्मण हो या फिर देश के अलग अलग हिस्से से आते हुए अलग अलग समाज के ब्राह्मण हो, वो संस्कृति के कल्चर में ही लिखा है उन्होंने मांस का हमेशा उनके फूड में वो रहा है। पर अगर से वही मुद्दा वो चुनाव में लाते हैं तो ये मुझे लगता है कि आरएसएस जिस पीच पे खेल रही है उसी पीच पर नाना पटोले जी उनको
घेरने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे काउंटर बयान लगता है। जो संस्कृति की बात ये करते हैं चलिए कि इस बातचीत को सिर्फ ब्राह्मण ही अगर से, जैसा एक संस्कृत में श्लोक है, सद ब्राह्मण नातव्य देवाना मंशनता हव्य, इसका हिंदी का एक शाब्दिक अर्थ है जिसका अर्थ होता है मध्य, मास, सुरा और आसव, ये चारों यक्ष, राक्षस और पिशाचों के अन्न है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर से पिशाच, राक्षस और यक्ष, ये जो चारों का जिक्र जो ये मनुस्मृति का श्लोक है, तो मुझे ऐसा लगता है अगर से नाना पटोले बोल रहे हैं कि वो ब्राह्मण नहीं है, तो फिर वो क्या आज के ब्राह्मण जो मांस खाते हैं वो क्या पिशाच है? एक सवाल ये निशान है। या आज के जो ब्राह्मण है जो मांस खाते हैं वो राक्षस है, ये एक सवाल निशान है। या फिर वो यक्ष है, दैत्य है, ये एक सवाल या निशान है। जिन नामों का रचना करके कम्युनिटी को डैमेज किया गया, जिन नामों को, जैसा भूत, पिशाच, इन सब शब्दों का वेदों में भी हमको जिक्र मिलता है, तो मुझे लगता है पर्टिकुलर कोई भी जाति, अगर से कोई जाति उससे शक्तिशाली है तो उन नामों का वो मनोवैज्ञानिक तौर पे इस्तेमाल करती है। तो अगर से वो ब्राह्मण नहीं है नाना पटोले की नज़र में, तो मुझे लगता है कि ये सवाल पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि वो मांसाहारी है, तो फिर वो क्या राक्षस है या पिशाच है या वो दैत्य है या यक्ष है? ये भी एक सवाल या निशान है। चलिए इस बातचीत को हम लोग पूरा करेंगे, तो क्या आप अपनी एक एक्सपर्ट कमेंट करना चाहोगे? सर देखिए, जिस तरीके से हमने देखे कि उर्दू का एक इस्तेमाल अभी चुनावों में होता है, लेकिन उर्दू का जो हमारे कवि हो गए, जो सूफी संत हो गए, जिन्होंने मानवता का एक परचम पूरी दुनिया में लहराया, उन्होंने भूखों को खाना दिया, उन्होंने गरीबों को कपड़ा दिया, राजा श्रेय से उन्होंने पूरे देश में एक मानवता फैलाई। हमारे संतों ने, महापुरुषों ने इस देश को पिरोया है अपने शब्दावली के साथ। लेकिन जो शब्द हम देख रहे हैं कि जो एक एक राजा अपनी संज्ञान करके, चर्चा करके पब्लिक को एड्रेस करता था, मुझे पूरी तरीके से मिसिंग दिख रहा है। और कहीं ना कहीं जिन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के तहत मोदी जी ये बयानबाजी कर रहे हैं, उनके शैली पर, उनकी तकनीकी ट्रेनिंग शैली पर मुझे शक आ रहा है। क्योंकि जो परंपरा है, जिस परंपरा का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जैसा उर्दू का मैं एग्जांपल लेता हूँ, उर्दू सर युद्ध के खेमे में इन्वेंट हुई हमारे भारत के इर्द गिर्द की भाषा है ये, पर इसे भी आप फॉरेनर बोल रहे हैं, जो आपके और मेरे लहजे में है, जो हमारे कवियों ने सर्विस किया, जो यानी बड़े बड़े दिग्गजों ने उर्दू का लोहा माना है। तो ये उर्दू सिर्फ मुसलमानों की भाषा नहीं है, ये भारत के मेजॉरिटियन पीपल की भाषा है, ये तहजीब की भाषा है, ये संस्कृति की भाषा है। आप पर्टिकुलर भाषा को भी, अगर से आप एक पर्टिकुलर पूरे के पूरे भाषा को आप अपने चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन पूरी की पूरी जनरेशन आपको देख रही है, और इसका बदला आपको आपके जीते जी इसी धरातल से, इसी वसुंधरा से आपको इन सब पापों का हिस्सा भी मिलेगा आपको। और अगर से श्राप वाली सत्यता होगी कहीं ना कहीं, श्राप और इन चीज़ों को तो वो हम बाद में लेते हैं, लेकिन अगर से श्राप कुछ है तो श्राप ये है कि आपके पूर्वजों की जो संस्कृति है उसको आपके पैरों तरीके से आप जब रोनते हैं, तो ये सबसे बड़ा ये पाप होता है दुनिया का, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मोदी जी जिस तरीके से उर्दू को भी घसीट रहे हैं, मांस मच्छी अंडे को घसीट रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जिस संगठन के अंडर में वो काम कर रहे हैं, उनकी कार्य प्रणाली पर मुझे लगता है कि नफरत के अलावा कुछ नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, और आपका भी शुक्रिया कि आप इस लाइव डिस्कशन के साथ हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो आपका शुक्रिया। वादा करते हैं कि आपसे कल भी मिलेंगे ऐसे ही शाम 7 बजे। और आपका भी शुक्रिया कि आपने इस लाइव डिस्कशन में हमारे साथ ये डिस्कशन में आपने हिस्सा लिया। प्रफुल्ल जी, आपका बहुत धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद।